और आज की हमारी खास पेशकश है महंगाई की फिक्र या ग्रोथ का डर। आरबीआई ने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यूक्रेन जंग के बीच क्रूड और बाकी कमोडिटीज के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसका बड़ा इंपैक्ट महंगाई के ऊपर दिखा है। महंगाई का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई पर चिंता जरूर जताई, मगर यह भी कहा कि यह उनके अनुमान के आसपास बनी हुई है। आज हम पॉलिसी रेट पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महंगाई से निपटने के लिए आखिर सरकार के पास उपाय क्या हैं। क्योंकि आज आप देखिए कि आरबीआई की पॉलिसी में जब आरबीआई गवर्नर ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें महंगाई के ऊपर बहुत जोर दिया। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरह से क्रूड के दाम बढ़े, एडिबल ऑयल के दाम बढ़े अंतर्राष्ट्रीय वजहों से। तो जब महंगाई को लेकर सरकार की इतनी चिंता है, आरबीआई की चिंता है, तो आखिर उसको कम करने के उपाय हैं क्या? हमारे देश में महंगाई ग्लोबल कारणों से है, यानी इंपोर्टेड महंगाई है। ऐसे में क्या आरबीआई के दरों में बदलाव से काबू में ये महंगाई आ पाएगी या ये सिर्फ एक भ्रम है? इस पर डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आरबीआई ने लगातार 11वीं बार मॉनेटरी पॉलिसी रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4 और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। मई 2020 के बाद से आरबीआई की पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि रेट घटाने से ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, जबकि रेट बढ़ाने से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलती है। यानी इस बार की क्रेडिट पॉलिसी से ये संकेत जाता है कि आरबीआई का महंगाई के बजाय ग्रोथ रेट को मेंटेन रखने पर जोर है। पॉलिसी रेट में बदलाव नहीं होने से असर की बात करें तो रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से एक बात तो साफ है कि लोन की ईएमआई पर भी कोई फर्क नहीं आएगा और कर्ज सस्ता बना रहेगा। प्रॉपर्टी के दाम भले बढ़ रहे हों, गाड़ियों की कीमत और एजुकेशन फीस भले ही बढ़ गए हों, लेकिन फिलहाल होम लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन महंगा नहीं होने जा रहा है। लेकिन रिटेल महंगाई को लेकर चुनौती बनी हुई है। दरअसल यूक्रेन जंग के बीच कच्चे तेल और बाकी कमोडिटीज की कीमतों का घरेलू स्तर पर दबाव बना हुआ है। क्रूड $100 के आसपास मंडरा रहा है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी ₹100 के पार जा चुकी हैं। खाने के तेल से लेकर रोजमर्रा के सामानों की कीमतें बढ़ी हुई हैं या फिर इनके वजन कम हो गए हैं। पिछले एक महीने में 400 ग्राम के ब्रेड का भाव ₹40 से बढ़कर ₹45 हो गया है। मैगी की कीमतों में 16%, दूध 6 से 8%, कॉफी 3 से 7%, चाय 2 से 14% और डिटर्जेंट 3 से 5% तक महंगे हो गए हैं। वहीं जिन कंपनियों ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, उन्होंने वजन कम कर दिया है। महंगाई के चलते ₹20 का 50 ग्राम का टूथपेस्ट 42 ग्राम का हो गया है। वहीं ₹10 का 100 ग्राम वाला साबुन 75 ग्राम और 40 ml का आंवला तेल 30 ml में आ गया है। ₹5 के बिस्किट के पैकेट का वजन 64 ग्राम से घटाकर 55 ग्राम कर दिया है। बता दें कि इस साल फरवरी में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.07% के लेवल पर पहुंच गई थी, जो एक महीना पहले जनवरी में 6.01% थी। आरबीआई का टारगेट महंगाई दर को 4 से 6% के बीच में बनाकर रखने का है, लेकिन आरबीआई ने सप्लाई चेन को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि सप्लाई में बाधा के चलते ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी बाजार पर दबाव बना हुआ है। हालांकि आरबीआई ने रबी फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई है, जो राहत की बात हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इकोनॉमी को अभी सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों ने मिलकर महत्वपूर्ण पॉलिसी रेट को बरकरार रखने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज की पॉलिसी आरबीआई की क्यों अहम थी? अहम इसलिए थी कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद दरें कुछ बढ़ जाएं, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और महंगाई को काबू में करने के लिए दुनिया के कई देशों में ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि अमेरिका में दरें बढ़नी शुरू हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका में और तेज़ी से
दरें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका में महंगाई 40 साल में सबसे ज़्यादा है, यूके में महंगाई बहुत है। तो दुनिया के तमाम जो सेंट्रल बैंक हैं वो धीरे धीरे ब्याज दरों में बढ़ोतरी उनकी तरफ से हो रही है। यहाँ भी इस बात की संभावना जताई गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ ग्रोथ है कि अगर मान लीजिए दरें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं तो उसका ग्रोथ पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर ने बहुत ही सावधानीपूर्वक ये बात कही है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से जो है वो लिक्विडिटी को कम किया जाएगा और उस तरीके से महंगाई को काबू में किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार की जो महंगाई है वो कुछ अलग है। एक तरफ कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। कच्चे तेल के दाम क्यों बढ़े हैं? वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात बदले। रूस यूक्रेन का जो मामला सामने आया उससे ग्लोबल मार्केट में दाम बहुत बढ़ गए, जिसका खामियाजा हम सब पेट्रोल डीजल की कीमतों के तौर पर भुगत रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक तरफ क्रूड की महंगाई है और दूसरी तरफ आप देखिए कि खाने के तेल की महंगाई है, अनाज की महंगाई है, गेहूं की महंगाई है, सूरजमुखी तेल की महंगाई है। ये सारी महंगाई जो इस बार की है वो इंपोर्टेड महंगाई है, मतलब कोई सप्लाई शॉर्टेज वाली महंगाई डोमेस्टिक मार्केट के लिहाज से नहीं है। और चूंकि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर, चाहे वो क्रूड हो चाहे वो एडिबल हो, ऑयल हो, उसके ऊपर ज़्यादा है, लिहाजा जब वहाँ पर हलचल होती है, वहाँ पर दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और इन्हीं बातों का जिक्र आज आरबीआई गवर्नर ने भी किया है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अदिति नायर हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की, और साथ ही हमारे साथ विजय मंत्री हैं, को फाउंडर जेआरएल मनी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मेरा सबसे सीधा और सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि महंगाई पर आरबीआई गवर्नर ने बहुत बड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि क्रूड के दाम बढ़े हैं, बाकी कमोडिटीज़ के दाम बढ़े हैं, उसका प्रेशर हम महंगाई के ऊपर देख रहे हैं। तो महंगाई पर बड़ी चिंता जताने के बावजूद दरों में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल। जैसे हमने आज देखा कि आरबीआई ने अपने ग्रोथ के फोरकास्ट को कम किया। बिल्कुल हमारे एस्टिमेट की लाइन में उनके अब नए फोरकास्ट है 7.2%, और उन्होंने जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट बढ़ाया है 5.7% पे लेके गए हैं। वो हमारे अनुमान से जरा सा ऊपर है, हमारा अनुमान 5.6% का है। तो ओवरऑल जो उन्होंने डायरेक्शनल चेंज किया है अपने फोरकास्ट में वो बिल्कुल ही हम उससे कम्प्लीटली अलाइंड है। लेकिन पिछली बार पॉलिसी के बाद गवर्नर ने बहुत क्लियरली कहा था कि कोई भी चेंज होगा तो वो पहले टेलीग्राफ होगा, और उन्होंने वही चेंज आज टेलीग्राफ कर दिया है। स्टांस के अराउंड जो वर्डिंग है उसको बदल के अब काफी क्लियर है आज की पॉलिसी से कि अगली रिव्यू में तो स्टांस चेंज होगी ही होगी। जो रिवाइज करके आज वर्डिंग स्टांस का आया है उसमें पूरी यूनानिमिटी है। पिछले पॉलिसी तक सिर्फ एक डिसेंट था, बाकी कंटिन्यूएशन ऑफ अकोमोडेटिव स्टांस फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी वाली लैंग्वेज में बाकी 5 मेंबर सहमत थे। अब सब मेंबर सहमत हैं कि हमें विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन को आगे जाकर करना होगा। तो हमारा तो यही रीडिंग है कि क्लियरली अब जून की पॉलिसी में स्टांस चेंज हो जाएगी, और अगस्त और सितंबर की पॉलिसीज में हम रिपो हाइक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25-25 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि रुख में बदलाव हो रहा है और जो आगे की पॉलिसी होगी उसमें आप कह रही हैं कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैम मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, जो एक बड़ा कंसर्न, क्योंकि महंगाई हम सबसे जुड़ा हुआ मसला है, और आप देखिए कि ना सिर्फ पेट्रोल डीजल, ना सिर्फ कच्चा तेल, ना सिर्फ एडिबल ऑयल के दाम बढ़े हैं, बल्कि जो छोटी छोटी चीज़ों की जो महंगाई है बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसके ऊपर कोई गौर नहीं करता है। और आज हमने बहुत डीप रिसर्च किया है हमारी टीम ने, और अभी हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया कि किस तरह से मैगी के दाम 12 रुपये से बढ़कर 14 रुपये हो गए हैं। बिस्किट के पैकेट का साइज छोटा हो गया है, उसका वजन कम कर दिया गया है, और जो बाकी एफएमसीजी के आइटम है उसके दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आरबीआई ने महंगाई पर चिंता जताई है, जाहिर तौर पर आरबीआई महंगाई कम करना चाहता है। क्या उपाय है आरबीआई के पास महंगाई को कम करने का, या आरबीआई के लिए यह मुमकिन है क्या कि महंगाई काबू में आरबीआई कर ले अभी इस हालत में? देखिए, अभी जो ग्लोबल माहौल बना हुआ है उसमें जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से बहुत सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन हुई है, और काफी ग्लोबल कमोडिटीज की प्राइसेस जो है बढ़ गई है। उन पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल तो आरबीआई या एमपीसी जता नहीं सकती, लेकिन जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस है उनको काबू में रखना और उनको अनएंकर होने से रोकना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा तो यही व्यू है कि थोड़ा बहुत अगले
जो 3 पॉलिसीज हैं उसके अंदर कम से कम 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक तो हो ही जाने चाहिए। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि ओवर टाइटनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ओवर टाइटनिंग से जो ग्रोथ की सैक्रिफाइस होगी वो भी अनवारंटेड है। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की इंक्रीज की वजह से जो इन्फ्लेशन है उसको पूरी तरह से आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ग्रोथ को भी सैक्रिफाइस करना ठीक नहीं होगा। एक उपाय ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी रेट्स हैं उनको प्री पैंडेमिक लेवल पे वापस लेके जाया जाए। काफी हद तक तो ऑलरेडी हमने देखा है कि पंप प्राइसेस में रिवीजन हो गया है। तो कंज्यूमर्स भी पेन शेयर करें और परहैप्स जिस तरह से हमने आज भी आंकड़े देखे हैं पिछले साल के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज और रिवाइज्ड एस्टिमेट के भी काफी ऊपर है, और जो एस्टिमेट्स इस साल के लिए बनाए गए थे फरवरी 1 को जो पेश किए गए थे वो अब बहुत ही कंजर्वेटिव लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ कुशन है कि एक्साइज ड्यूटी रेट्स को काटा जाए। ये हमारे डोमेस्टिकली कंट्रोल में एक फैक्टर है। बाकी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में क्या होता है वो तो बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक बात है। चलिए, अब इस चर्चा में हमारे साथ विजय मंत्री जी भी जुड़ रहे हैं, को फाउंडर हैं JRL मनी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की हमारी जो चर्चा है वो इस बात पे है कि महंगाई पर बहुत ज़्यादा चिंता आरबीआई गवर्नर ने जताई, लेकिन उसके बाद भी दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई। आपका टेक क्या है? आपको क्या लगता है कि कौन से कंसर्न एरियाज हैं जिसको देखते हुए बहुत अभी मतलब सावधान तरीका अपनाया जा रहा है? देखिए, दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो सही बात नहीं है, क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा बोलता है कि दर्द नहीं होगा, क्योंकि अगर बोल दे दर्द होगा तो बच्चा फिर इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। ठीक बात है। तो आरबीआई को एक परसेप्शन भी मैनेज करना होता है। आप देखिए 10 ईयर G-Sec 540 था 1-1.5 साल पहले, वो अभी 612 हो गया है। तो रेटों में तो जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। 10 ईयर G-Sec इज अ बेंचमार्क। अच्छा, ग्लोबली तेजी आई है और ये इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल है, ये ऐसा नहीं कि पासिंग फेज है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी को एक चाइना ने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस दिया था। उसकी वजह से ग्लोबली 20-30 सालों तक इन्फ्लेशन एक्चुअली कई कई कंट्री में तो डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट रहा था, क्योंकि चाइना वाज गिविंग देम द प्रोडक्ट व्हिच वाज मच चीपर। अभी वो रास्ता थोड़ा बंद हो रहा है, पूरा बंद कभी नहीं होगा। अच्छा। लेकिन उसके अल्टरनेट ढूंढे जा रहे हैं। तो उसके अल्टरनेट ढूंढे जा रहे हैं तो मालूम पड़ा कि लॉजिस्टिक चैलेंजेस, सब तरह के चैलेंजेस है। तो हमको लगता है कि महंगाई तो कम अभी इमीडिएटली होना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महंगाई अभी कम होना बहुत मुश्किल लगता है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। नहीं, चैलेंज नहीं रहेगा। हाँ। महंगाई चैलेंज नहीं रहेगा। एक्चुअली महंगाई नहीं होना चैलेंज है, इसका मतलब आपके पास ग्रोथ नहीं है। आज आप देखिए 10 ईयर G-Sec 712 हो गया। इंडिया इज ए नेशन ऑफ सेवर्स। हम उनकी बात भी करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो देश है जहां 50% पैसा आदमी का बैंक एफडी में जाता है, आज बैंक एफडी में आपको 5-5.5%, 5.5% मिल रहा है। लोअर इंटरेस्ट रेट का फायदा किसको सबसे ज्यादा होता है? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होता है और एक कंपनियां जो बोरो करती है। एक आम आदमी को तो एक्सेप्ट हाउसिंग लोन कहीं भी लोअर इंटरेस्ट रेट मिलता नहीं है। तो जो एफडी कर रहा है, जो डेट में पैसा डाल रहा है, उसका तो कंजम्पशन पैटर्न ही काफी चैलेंज हो गया, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो आप इक्विटी में डाल नहीं सकते। दूसरा, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका मतलब एसेट प्राइसेस भी बढ़ती हैं। आपका रियल एस्टेट में अप्रिसिएशन आएगा, ओवर पीरियड टाइम आपका इक्विटी में अप्रिसिएशन आएगा। तो इन्फ्लेशन पर से कहना कि खराब चीज है, नहीं, इन्फ्लेशन खराब चीज नहीं है सर, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत बढ़िया चीज है और सिर्फ अच्छा हम देखें ये भी तो ठीक नहीं है ना। अगर 12 रुपए की मैगी हमें 14 में मिल रही है, अगर बिस्किट के साइज का पैकेट छोटा हो जा रहा है, पेट्रोल अगर 115 रुपए हो जा रहा है, डीजल 110 रुपए हो जा रहा है, तो ये तो कंसर्न एरिया है ना सर। ये बिल्कुल ग्रोथ है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन महंगाई अपने आप में एक चिंता वाली बात तो है। नहीं, महंगाई बिल्कुल चिंता वाली बात है, और जो तो हम कैप्चर ही नहीं कर रहे हैं पूरी महंगाई, बिकॉज जो महंगाई जो मेडिकल आइटम में, महंगाई जो एजुकेशन वो तो एक्चुअली सीआई नंबर्स में कैप्चर भी नहीं होती है। दैट इज 8 to 10% इन एनी केस। बट ये जो नैरेटिव है ना इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का, ये एक्चुअली वेस्टर्न नैरेटिव है। अच्छा, ये इंडियन नैरेटिव नहीं है। लेकिन अपनी इकोनॉमी के अंदर जो थॉट प्रोसेस है, इट इज सो मच कंट्रोल बाय वेस्टर्न नैरेटिव कि व्हाट इज गुड फॉर द वेस्ट इज गुड फॉर एवरीबॉडी, व्हाट इज बैड फॉर वेस्ट इज बैड फॉर एवरीबॉडी। अब अदिति मैम, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी जो जिस महंगाई का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें ग्लोबल फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है, चाहे क्रूड का मसला हो, एडिबल ऑयल का हो, व्हीट का हो, या और बाकी आइटम का हो।
तो आप जरा बताएं कि अगर मान लीजिए अगली पॉलिसी में आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर भी देता है, तब भी क्या हम महंगाई को बहुत तेजी से नीचे लाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि ये बहुत सप्लाई शॉर्टेज वाली महंगाई नहीं है, ये इंपोर्टेड महंगाई है। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट महंगाई है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आरबीआई को ओवर टाइटन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लंट टूल रहेगा करंट प्रॉब्लम को डील करने का, और ओवर टाइटनिंग से ग्रोथ सेंटिमेंट को ज्यादा हिट आएगा। मैं ये सहमत हूँ कि हमारे यहाँ सेवर्स बहुत है और उनकी इनकम को भी बहुत फर्क पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जाते हैं। मैं ये पॉइंट बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही। मैं सिंपली ये कहने की कोशिश में हूँ कि अभी जब जितने हद तक सप्लाई साइड फैक्टर्स इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहे हैं, तो ओवर टाइटनिंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। डिमांड साइड में हमें लग रहा है 3 चीजें होंगी। एक तो जो लो टू मिड इनकम सेगमेंट्स हैं, उनके बजट्स इमीडिएटली हिट ले रहे हैं फ्यूल्स की वजह से, एडिबल ऑयल्स की वजह से। तो वहां पे तो डिमांड फॉर गुड्स में ग्रोथ में हमें कंस्ट्रेंट ग्रोथ दिखेगी आने वाले महीनों में। जो मिड टू हायर इनकम सेगमेंट्स हैं, वहां पे हमें लग रहा है कि जो डिमांड है वो ज्यादा अब सर्विसेज की तरफ जाएगी, जो पिछले 2 साल से लोग अवॉइड कर रहे थे। तो वहां पे भी डिमांड फॉर ग्रोथ थोड़ी, डिमांड फॉर गुड्स में थोड़ा सा हमें एक कंस्ट्रेन्ड सिचुएशन दिख रही है। तो ओवरऑल हमारा यही व्यू है कि जो आगे वाला 2 क्वार्टर्स है, उसमें गुड्स की डिमांड की ग्रोथ अनसर्टन होने की वजह से शायद बहुत ज्यादा प्राइसेस का फुल पास थ्रू नहीं होगा इनपुट प्राइस प्रेशर्स का, और थोड़ा मार्जिन पे भी हिट आए। ईदर वेज दोनों चीजों से जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो शेव ऑफ होगी, चाहे वो डिमांड कम हो जिसके से वॉल्यूम कम होता है, या फिर अगर कंपनीज के मार्जिन कम हो जाते हैं तो वो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ को कम करता है। तो इसलिए हमने अपना जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट काट के 7.2% किया था, जो एग्जैक्टली आरबीआई ने भी, एमपीसी ने भी आज वहीं पे किया है, लेकिन उनके क्वार्टरली प्रोजेक्शन हमारे प्रोजेक्शन से थोड़े फर्क है। डिमांड साइड हमें अभी प्रेशर इन्फ्लेशन पे बनता हुआ एटलीस्ट गुड्स की इन्फ्लेशन पे तो नहीं दिख रहा। सर्विसेज की इन्फ्लेशन पे हो सकता है कि एक डिमांड साइड का भी प्रेशर आए, लेकिन गुड्स के लिए हमें ये नहीं अभी दिख रहा। अब महंगाई को लेकर मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल सर आपसे, पहला सवाल कि इंपोर्टेड आइटम के दाम बढ़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि वहाँ भी महंगाई है। स्टील के दाम बढ़ रहे हैं, सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ ठीक ठाक है। तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ ज़्यादा ही या आर्टिफिशियल महंगाई तो नहीं हो रही है? और ऐसे में सरकार, या ठीक है अगर अपनी कोई वजह है तो क्या सरकार के दखल देने का वक्त आ गया है, क्या बड़े पैमाने पर दखल दे ताकि इन चीज़ों की महंगाई एटलीस्ट ना हो? अब सीमेंट या स्टील का जैसे आपने इलस्ट्रेशन लिया, तो हमको ये जानना जरूरी है कि उसके बनाने में क्या लगता है। अभी आप कोयला के दाम देखो, कोयला के दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए। अगर आपका इनपुट कॉस्ट ही बढ़ रहा है तो आपका आउटपुट कॉस्ट तो बढ़ना ही तय है। आप ट्रांसपोर्ट करते हो, तेल के दाम बढ़े तो उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका बढ़ता है। तो ये मेन रीजन मेरे हिसाब से ये है। और ये स्टील का जो प्राइजेस है, सीमेंट का तो खैर डोमेस्टिक सेट होता है, स्टील का प्राइजेस तो इंटरनेशनल लेवल पे सेट होता है। तो इसमें 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो सप्लाई साइड कांस्टेंट है, लॉजिस्टिक इशू है। दूसरा जो ये यूक्रेन वाला मैटर है, जियोपॉलिटिकल, उसकी वजह से सारी कमोडिटीज में एकदम जबरदस्त शूटअप हुआ है। और कमोडिटीज में शूटअप आज से चालू नहीं हुआ, ये तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया। अब मिड 2020 से देखिए कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और उसका कारण है कि कमोडिटी प्राइस 10 साल तक ऊपर नहीं गए थे। तो 10 साल तक जो असेट अंडर परफॉर्म की, आप 2020 के टाइम स्टील कंपनी के भाव देखिएगा, उनका मुनाफा देखिएगा, 2020 में कहां था? नोबडी वाज टचिंग मेटल। तो क्योंकि 2008 के बाद इफेक्टिवली कैपेसिटी नहीं आई है, और वर्ल्ड इज पेइंग द प्राइस। वर्ल्ड किसका प्राइस पे कर रहा है? कि हमने बोला कि वी गो टुवर्ड ESG, वी गो टुवर्ड क्लीन एनर्जी, विच इज इंपॉर्टेंट, बट उस प्रोसेस में हमने ये जो फॉसिल फ्यूल और जो डर्टी इंडस्ट्री सो कॉल, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया। तो कैपेसिटी तो आई नहीं, डिमांड, और डिमांड नेचुरली जो भी 1-1.5% रहेगी, तो सडनली वन मोमेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, तो सडनली डिमांड दाम बढ़ गए। ठीक है, तो ये दाम मेरे हिसाब से कहीं जाने वाले नहीं है। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर कुछ राहत नहीं मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। सरकार कुछ कर सकती है, जैसे अदिति जी ने बोला, पूरी तरह सहमत हूं कि आप थोड़ा टैक्स कम करके बर्डन कम करो आम आदमी के ऊपर। अच्छा, ठीक है। अब अदिति मैम, आपसे दूसरा सवाल मेरा ये कि एक तो हम लोग
खाने के तेल, पेट्रोल, डीजल की महंगाई तो हम झेल रहे हैं। अब जो छोटे छोटे आइटम है जो अभी हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाया अभी कि बिस्किट महंगा है, मैगी के दाम बढ़ रहे हैं, और भी जो हेयर ऑयल है उसके दाम बढ़ रहे हैं। मतलब आप चूंकि इकोनॉमिस्ट हैं, आप तो इन चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से देखती होंगी। आप जरा मैम अगर कैलकुलेशन के जरिए बता पाएँ कि क्या वाकई ये जो इन्फ्लेशन हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वही पास ऑन हो रहा है कंज्यूमर पे इन एफएमसीजी प्रोडक्ट के जरिए भी, या यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं कि उसकी आड़ में कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी हो रही हो जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है? एक इकोनॉमिस्ट का नज़रिया इन चीज़ों की महंगाई पर क्या है? देखिए, जब डिमांड में इतना अनसर्टेनिटी है तो कोई क्यों बेफालतू में प्राइसेस बढ़ाएगा या ग्रामेजेस को कट करेगा। जैसे आप कह रहे हो कि बिस्किट के पैकेट छोटे हो गए, वो कोई करेगा क्यों इस सिचुएशन में, अनलेस उनकी मजबूरी हो। अब मैगी और बिस्किट दोनों में ही व्हीट डलती है और मैदा डलता है, तो वो तो व्हीट प्राइसेस ग्लोबली जिस तरह से फर्म अप हो रहे हैं, हम भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। एडिबल ऑयल्स का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ अनटूवर्ड हो रहा है, लेकिन और इनफैक्ट मुझे अभी भी ये नहीं लगता कि पूरी तरह से सब कंपनीज या सब बड़ी और छोटी कंपनीज अपना जो इनपुट प्राइस प्रेशर है उसको पास ऑन कर भी पाएंगी। सबकी प्राइसिंग पावर भी सेम नहीं होती है। नहीं, ठीक बात है। तो ये भी एक फैक्टर होगा आगे जाके। हमारा अनुमान ये है कि अगर पूरी तरह से कच्चे तेल में जो बढ़त हुई है वो पंप प्राइसेस पे पास ऑन कर दी जाती है विदाउट एन एक्साइज कट, तो फिर Q1 की इन्फ्लेशन का एवरेज 6.3% होगा। और अगर एक्साइज ड्यूटी को रोल बैक करके प्री पैंडेमिक लेवल पे ले आया जाता है तो भी हमें लगता है कि 6.1% इन्फ्लेशन का एवरेज रहेगा Q1 पे। ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है, ये रियलिटी अभी है। मैम ये बात आप ठीक कह रही है, ये आप ठीक कह रही हैं, ग्लोबल सिचुएशन ऐसा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, कई बार ये होता है कि जब दाम, जैसे क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं तो ये सब जानता है कि क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाएगा, लेकिन कितना महंगा होगा, किस रेशियो में बढ़ना चाहिए, ये एक्सपर्ट के जरिए मतलब आप लोग ठीक तरीके से बता पाएंगे कि पता चला कि मान लीजिए 2 रुपए का इम्पैक्ट आना चाहिए और इम्पैक्ट कंपनियां पास ऑन कर रही हैं 4 रुपए का, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी की डिमांड अनसर्टेनिटी में इस तरह का डिसीजन लेगा। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रही हाँ नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी टॉप लाइन ग्रो नहीं हो रही है। ओके, आप कमेंट्री देखिए ना, बिस्किट नहीं बिक रहे गाँव में। अच्छा, आप एफएमसीजी कंपनी कमेंट्री देखिए ना, अगर वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा उनका, अच्छा, और तभी उनका कंज्यूमर स्टॉक का मार्केट में डीरेटिंग हो रहा है। ओके, तो मतलब ठीक ठाक पास ऑन, मतलब जितना पास ऑन होना चाहिए उतना ही हो रहा है। इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप कोई भी सेक्टर में कोई 1-2 प्लेयर का या ऑर्गेनाइज प्लेयर का डोमिनेंस नहीं है। हर प्रोडक्ट में लोकल ब्रांड है। अगर ऑर्गेनाइज ब्रांड ज्यादा दाम बढ़ा देता है तो आप उसकी जगह दूसरे के पास जाओगे ना, आप उसके पास क्यों जाओगे? सर लेकिन कार्टेलाइजेशन शब्द भी तो हम सुनते हैं। कोई कार्टेलाइज इंडिया में अभी नहीं हो रहा होगा, मतलब कोई सीमेंट में कर सकते हो आप, बिस्किट में कार्टेलाइजेशन, बिस्किट में नहीं, ठीक बात है। आपको खारी मिल जाता है, आपको नान के टाइम आपको 50 तरह की चीजें मिलती है इंडिया में। आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो, आप जैसे आप तेल की बात कर रहे हो, आप मैगी की बात कर रहे हो, डोमेस्टिक नूडल्स अवेलेबल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हर प्रोडक्ट अवेलेबल है आपको। तो लीडर तो सर, मतलब लीडर है, लीडर लेकिन आप देखिए लीडर का, आप उस सेक्टर, जैसा आप हम नूडल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नेस्ले का मार्केट शेयर सर्टेन परसेंटेज है, बट दैट इज नॉट द ओनली ब्रेकफास्ट आइटम वी ईट। सो इफ यू लुक एट व्हाट वी ईट, कोई भी प्लेयर का इंडिया में 5-6% के ऊपर मार्केट शेयर नहीं है, कोई भी प्लेयर का किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। आप किसी प्रोडक्ट को ले लीजिए, आज इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है SBI, कितने अकाउंट है उसके पास? 10-12% पॉपुलेशन का। सो इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई ऑर्गेनाइज आदमी कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर 10% मार्केट शेयर ले लेता है, इट इज नॉट ओनली नंबर 1, इट डोमिनेट द सेक्टर। यस, इंडिया में फूड आइटम में डोमिनेंस हो ही नहीं सकता किसी का, कहां से करेंगे डोमिनेंस? ऐसा थोड़ी यूएस की तरह आपने ओट्स को लेके उसको कैलॉग्स ब्रांड बना के बस यही हम अवेलेबल है, इंडिया में वो चैलेंज ही नहीं है। लेकिन दाम स्ट्रक्चरल बढ़ेंगे, मुझे लगता है इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही जो भी करने जा रहे हैं कि आपको देश में लोगों की आय बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अभी हो रहा PLI और उसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होना, रियल एस्टेट के अंदर तेजी आने वाली है, रियल एस्टेट में ऑलरेडी ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल। इससे बड़ा अच्छा सवाल आया मेरे दिमाग में, क्योंकि मकसद ये था लोअर इंटरेस्ट का कि एक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में जनरेट हो,
वो हो रहा है क्या ठीक रेशियो में? देखिए, या उसमें कुछ कमी है? नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये नैरेटिव है कि लोअर इंटरेस्ट रेट इज ग्रेट फॉर द ग्रोथ एंड ग्रेट फॉर दिस एंड दैट। इंडिया कई बार इसको डिफाई कर चुका है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जो कैश सरप्लस कंपनीज होती है, ठीक है। तो वो मुझे आज ग्रीन शूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लियरली दिख रहे हैं आपको, तो वहां मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी आ रही है। राइट, ठीक है, बहुत डिटेल में चर्चा। तो कुल मिलाकर आप लोग ये कह रहे हैं कि मतलब इस चर्चा का निचोड़ ये है कि अभी आपको महंगाई की मार थोड़ी और झेलनी पड़ेगी। सरकार प्रयासरत है, आरबीआई ने चिंता जताई है, आगे कुछ इसमें और उपाय ढूंढे जाएंगे, लेकिन तत्काल आप ये अगर सोचेंगे कि महंगाई छूमंतर हो जाएगी तो वो नहीं होने वाली है। राइट मैम, मैं ठीक कह रहा हूँ या मतलब आप कुछ उम्मीद देंगी कि नहीं कुछ कम हो जाएगी महंगाई? नहीं, धीरे धीरे कम होगी। इस साल हमें तो यही लग रहा है कि Q4 में भी 5% के ऊपर ही रहेगी, तो धीरे धीरे ठीक है। बहुत शुक्रिया अदिति जी आपका और विजय मंत्री जी आपका इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और डिटेल में इसके ऊपर बात करने के लिए।